नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि असम में भाजपा को बड़ी मुश्किल, जीत कर भी भाजपा में फूट के संकेत। दिल्ली से मंत्री रवाना, 2 गुटों में बंट चुके हैं भाजपा के विधायक। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कांग्रेस पार्टी का आरोप, केस कम दिखाने के लिए केंद्र ने घटाई कोरोना की टेस्टिंग। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र ऑक्सीजन संकट का। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई मॉडल को सराहा, कहा बीएमसी से बात करे केंद्र और दिल्ली की सरकार। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि देश में ऑक्सीजन की किल्लत के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। जीत कर भी असम में भाजपा मुश्किल में, दिल्ली से मंत्री रवाना, 2 गुट में बटे विधायक। जी हां दोस्तों, असम में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को शानदार जीत मिली है, लेकिन अब पार्टी के भीतर मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर खींचातानी चल रही है। भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 126 सदस्यीय विधानसभा वाले चुनाव में 75 सीटों के साथ बहुमत की पार सीटें हासिल की है, लेकिन सीएम कौन बनेगा ये तय नहीं हो पाया है। गठबंधन में अकेले भाजपा को 33.21% मत पाकर 60 सीटें मिली हैं। दरअसल पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक 2 धड़ों में बट गए हैं। एक धड़ा मौजूदा मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल का समर्थन कर रहा है, जबकि दूसरा धड़ा हिमंता बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री बनाए जाने के पक्ष में है। साल 2016 में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी ने सर्बानंद सोनोवाल को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर चुनाव लड़ा था, जबकि इस बार भाजपा ने चुनाव से पहले अपना मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित नहीं किया था। पूरे मामले पर असम भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रंजीत कुमार दास ने कहा है कि मुख्यमंत्री का फैसला भाजपा संसदीय बोर्ड करेगा। पार्टी एक पर्यवेक्षक को भेज रही है, वो सभी पक्षों से बात करेंगे और रिपोर्ट के आधार पर फैसला लिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के मंगलवार को गुवाहाटी पहुंचने की संभावना है। भाजपा की सहयोगी असम गण परिषद ने इस चुनाव में 9 सीटें हासिल की है, जबकि पिछले चुनाव में सहयोगियों ने 5 ज्यादा सीटें हासिल की थी। इसी तरह अन्य सहयोगी यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल ने 6 सीटें हासिल की है और उसने ये सभी सीटें बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के पाले में अपने पाले में कर ली है। बीपीएफ ने इस बार एनडीए से नाता तोड़कर कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस का आरोप, केस कम दिखाने के लिए केंद्र ने घटाई कोरोना टेस्टिंग। जी हाँ दोस्तों, देश भर में कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू हो रही है। रोजाना रुक रही सांसों से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। वहीं लाखों की संख्या में दर्ज हो रहे कोरोना के नए मामले सरकार के लिए चिंता का सबब बनते जा रहा है। अस्पतालों में बेड से लेकर दवाओं और ऑक्सीजन की किल्लत बनी हुई है। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने मोदी सरकार पर कोरोना के आंकड़ों को कम दिखाने के लिए टेस्टिंग घटाने का आरोप लगाया है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने ट्वीट करते हुए केंद्र सरकार पर केस कम दिखाने के लिए कोरोना टेस्टिंग घटना का आरोप लगाया है। चिदम्बरम के मुताबिक मोदी सरकार कोरोना के आ रहे आंकड़ों को कम करने के लिए टेस्टिंग में भी कमी कर रही है। उन्होंने एक साथ 2 ट्वीट किए हैं, जिनमें उन्होंने बताया कि कोई आश्चर्य की बात नहीं है, कम परीक्षण करें तो कम केस मिलेंगे ही। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अगर हम टेस्टिंग नहीं करेंगे तो कोई पॉजिटिव भी नहीं मिलेगा। उन्होंने सरकार तंज पे कसते हुए कहा कि सरकार को जनता को मूर्ख नहीं बनाना चाहिए, उन्हें तेजी से हर दिन टेस्टिंग में वृद्धि करनी चाहिए। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने अपने ट्वीट में एक टेबल भी शेयर किया, जिसमें तारीख के हिसाब से टेस्टिंग के नंबर और संक्रमित केस के बारे में डिटेल बताई गई है। वहीं इससे पहले भी पी चिदम्बरम ने मोदी सरकार पर देश में चल रही ऑक्सीजन किल्लत पर झूठ बोलने का आरोप लगाया था। चिदम्बरम ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि केंद्र सरकार झूठ पर झूठ बोले जा रही है कि देश में ऑक्सीजन का कोई संकट नहीं है, लेकिन रोजाना सैकड़ों लोगों की जिंदगी की सच्ची कहानियां बताती है कि देश में ऑक्सीजन का। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ऑक्सीजन संकट, सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई मॉडल को सराहा, कहा बीएमसी से बात करे केंद्र और दिल्ली सरकार। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में चल रही ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। हालांकि बुधवार को कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए बृहन मुंबई महानगर पालिका के मॉडल की तारीफ की है। कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को बीएमसी से संबंध में बात करने की सलाह दी। कोर्ट ने कहा कि बीएमसी से बात करके आपूर्ति प्रबंधन सीखा जा सकता है। मुंबई में कोविड-19 के मरीजों को ऑक्सीजन आपूर्ति सुनिश्चित करने के महाराष्ट्र के प्रयास की बुधवार को तारीफ करते हुए उच्चतम न्यायालय ने केंद्र तथा दिल्ली सरकारों से कहा कि वे बीएमसी से इस संबंध में बात करके आपूर्ति प्रबंधन सीखे। शीर्ष अदालत ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा केंद्र सरकार के अधिकारियों के खिलाफ शुरू की गई अवमानना की कार्रवाई के नोटिस पर रोक लगाने की अपील पर सुनवाई और फिर अपने आदेश में इस बारे में टिप्पणियां की। गौरतलब है कि अदालत ने केंद्र सरकार को दिल्ली में कोविड मरीजों के लिए 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आपूर्ति का आदेश दिया था और इसका पालन नहीं होने पर अवमानना की कार्रवाई शुरू करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया था। हालांकि कोर्ट ने अवमानना की कार्रवाई पर रोक लगा दी। न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की इस दलील पर संज्ञान लिया
दिया कि मुंबई में उपचाराधीन मरीजों की संख्या 92,000 के पार होने के बावजूद शहर महज 275 मीट्रिक टन ऑक्सीजन के साथ काम कर रहा है। मेहता ने कहा कि मैं मुंबई मॉडल की तारीफ करता हूं, यह कोई राजनीतिक मॉडल नहीं है। केंद्र या राज्य का खाता अदालत का अधिकारी होने के नाते हमें समाधान खोजने की जरूरत है। लोग यहाँ वहाँ नहीं भटक सकते। यह दिल्ली के प्रयासों को कमतर करने की कोशिश नहीं है। पीठ ने कहा कि रोजाना तमाम सूचनाएं आ रही हैं। बृहन मुंबई महानगर पालिका बहुत अच्छा काम कर रही है। हम दिल्ली का भी अपमान नहीं कर रहे। वह क्या कर रहे हैं, कैसे काम चला रहे हैं, हम उनसे सीख सकते हैं। मैं यह भी समझता हूँ कि महाराष्ट्र ऑक्सीजन का उत्पादन करता है जो दिल्ली नहीं कर सकता। पीठ ने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव और प्रधान स्वास्थ्य सचिव केंद्र सरकार के अधिकारियों से कहा कि वे ऑक्सीजन आपूर्ति के मॉडल को लेकर बीएमसी का आयुक्त से बात करें। पीठ ने कहा कि अगर इतनी ज्यादा आबादी वाले शहर मुंबई में ऐसा किया जा सकता है तो ऐसा दिल्ली में भी किया जा सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ऑक्सीजन संकट, दिल्ली हाईकोर्ट के अवमानना नोटिस पर रोक, सुप्रीम कोर्ट की केंद्र को कल 10:30 बजे तक की डेडलाइन। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के केंद्र के अफसरों को अवमानना कार्रवाई के लिए कारण बताओ नोटिस पर रोक लगा दी है। अब अवमानना की कार्रवाई नहीं चलेगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने रोजाना 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देने के आदेश में बदलाव से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हालांकि हाईकोर्ट रोजाना मामले की सुनवाई कर रहा है, लेकिन अफसरों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई से कोई हल नहीं निकलेगा। देश इस समय कठिन दौर से गुजर रहा है। ऐसे में सभी को एक साथ काम करना चाहिए। लोगों की जिंदगी बचानी है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि इस स्तर पर जब देश को अभूतपूर्व मानवीय आयामों को गंभीर महामारी का सामना करना पड़ रहा है, हमें समस्या समाधान के दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता है। जब सुप्रीम कोर्ट एक मुद्दे पर गौर करती है तो उसे पूरे देश के दृष्टिकोण से चीजों को देखना होता है। हम सॉलिसिटर जनरल की इस बात से सहमत हैं कि दिल्ली में ऑक्सीजन की मांग के लिए विशेष ऑडिट होना चाहिए ताकि पता चले कि 2021 में दिल्ली में कितनी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है। कोर्ट ने कहा कि केंद्र और दिल्ली सरकार 3 दिनों के भीतर मुंबई में ऑक्सीजन सप्लाई के लिए एमसीएम से संपर्क कर जानकारी लेंगे। केंद्र गुरुवार सुबह 10:30 बजे बेंच को बताए कि दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन कैसे सुनिश्चित की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अवमानना कार्यवाही पर रोक का मतलब ये नहीं है कि हाईकोर्ट दिल्ली में ऑक्सीजन के हालात पर सुनवाई से रोका गया है। वो सुनवाई जारी रखेगी। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी, हेल्थ सेक्रेटरी और केंद्र के अफसर दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई के लिए आज शाम को बैठक करें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल की कमान संभालते ही ममता ने बदले डीजीपी एडीजी, राज्य में सख्त पाबंदियों का भी ऐलान। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की कमान तीसरी बार संभालने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र पर जमकर निशाना साधा। ममता ने बुधवार को कहा कि हमारा ऑक्सीजन लेकर केंद्र चली जा रही है। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने डीजीपी और एडीजी को बदल दिया है और सभी एसपी को हिंसा रोकने का आदेश दिया गया है। चुनाव आयोग की ओर से पश्चिम बंगाल के डीजीपी बनाए गए नीरज नयन पांडे को दमकल विभाग भेज दिया गया है, जबकि एडीजी जगमोहन को सिविल डिफेंस, उसकी जगह पर वीरेंद्र को प्रदेश का नया डीजीपी बनाया गया है, जबकि जावेद शमीम को प्रदेश का नया एडीजी बनाया गया है। बंगाल में पाबंदियों का ऐलान। इसके साथ ही कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में नई पाबंदियों का ऐलान किया है। अब राज्य में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। लोकल ट्रेनों की आवाजाही कल से बंद होगी। बाजार अब सुबह 7 से 10 और शाम को 5 से 7 बजे तक ही खुलेंगे। कोई सोशल या राजनीतिक समारोह नहीं होगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, कोरोना की स्थिति को देखते हुए हमें कुछ कदम उठाने होंगे। मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य सरकार के कार्यालयों में केवल 50% उपस्थिति होगी। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, सिनेमा हॉल, ब्यूटी पार्लर बंद किए जा रहे हैं। सामाजिक और राजनीतिक सभाओं की अब कोई इजाजत न होगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, सभी बाजार, खुदरा विक्रेता, स्टैंड अलोन दुकानें सुबह 7 बजे से 10 बजे तक और शाम 5 बजे से शाम 7 बजे तक ही खुलेंगे। लोकल ट्रेनों को कल से निलंबित किया जा रहा है। राज्य परिवहन और मेट्रो अब 50% क्षमता के साथ ही चलेंगी। ममता बोली, सभी एसपी को दिया गया हिंसा रोकने का आदेश। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि अब राज्य के नए डीजीपी वीरेंद्र होंगे और एडीजी जावेद शमीम। सभी एसपी और कमिश्नर से हिंसा को तुरंत रोकने का आदेश दिया गया है। साथ ही सख्त कदम उठाने के लिए भी कहा गया है। हिंसा उस जगह ज्यादा हो रही है जहां बीजेपी जीती है। बीजेपी के लोग फेक न्यूज फैला रहे हैं। कोरोना पर केंद्र की नीति पारदर्शी नहीं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र की कोविड नीति पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कोरोना पर केंद्र द्वारा कोई पारदर्शी नीति नहीं है। मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। मैंने उनसे निपुण नीति बनाने का अनुरोध किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी पंचायत चुनाव। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बीजेपी को करारा झटका, 20% सीटें ही जीत पाई। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में देर रात पंचायत चुनाव का परिणाम जारी हुआ। हालांकि प्रशासन ने किस पार्टी की कौन सा उम्मीदवार जीता उसके मुताबिक लिस्ट जारी नहीं की, लेकिन पंचायत चुनाव में पार्टियों ने अपने समर्थित उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। उनकी लिस्ट के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को करारा झटका लगा है। समाजवादी पार्टी 16 सीट जीतने का दावा कर रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी कुल पंचायत चुनाव के 40 सीटों में सिर्फ
8 पर सिमटकर रह गई। बहुजन समाज पार्टी 5 सीटों पर, कांग्रेस 2, अपना दल 2, सुभाषपा 2 और निर्दलीय 4 प्रत्याशियों को जीत हासिल हुई है। हालांकि कांग्रेस निर्दलीय प्रत्याशियों में 1-2 अपने प्रत्याशियों को अपनी लिस्ट में शामिल कर रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सुब्रमण्यम स्वामी का ट्वीट, कोरोना से लड़ाई की जिम्मेदारी गडकरी को सौंपे पीएम मोदी, कारण भी बताया। जी हां दोस्तों, भारत इस वक्त कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहा है जो हर ओर तबाही मचा रही है। देश के अलग अलग हिस्सों से हर दिन लोगों की जान जाने की खबरें आ रही हैं। इस बीच लगातार कोई सख्त कदम उठाने की अपील की जा रही है। राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अब एक नई बहस को जन्म दे दिया है। बुधवार सुबह स्वामी ने ट्वीट कर मांग की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोरोना से लड़ने की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को सौंप देनी चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि जैसे भारत ने इस्लामिक और ब्रिटिश घुसपैठियों का मुकाबला किया, वैसे ही कोरोना का मुकाबला भी कर लेगा। अगर हम जरूरी कदम न उठाएं तो हमें एक और लहर का सामना करना पड़ सकता है जो बच्चों को अपने निशाने पर लेगी। पीएम मोदी को ऐसे में इस लड़ाई की जिम्मेदारी नितिन गडकरी को देनी चाहिए। पीएमओ पर निर्भर रहना बेकार है। भारतीय जनता पार्टी से ही राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी के इस ट्वीट से सोशल मीडिया पर नई बहस छिड़ गई है और हर कोई अपने अपने तर्क रख रहा है। स्वामी के इस ट्वीट को लेकर एक यूजर ने उनसे सवाल किया कि नितिन गडकरी ही क्यों, जिसका सुब्रमण्यम स्वामी ने जवाब भी दिया। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने जवाब में कहा कि कोरोना संकट से निपटने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेमवर्क की सख्त जरूरत है, जिसमें नितिन गडकरी ने खुद को साबित किया है। लोगों ने जब पीएमओ पर सवाल खड़े करने पर निशाना साधा था तो सुब्रमण्यम स्वामी ने जवाब दिया कि पीएमओ एक विभाग है, न कि प्रधानमंत्री खुद। कोरोना की दूसरी लहर ने मचाई तबाही, उठे कई सवाल। बता दें कि भारत में पिछले साल तबाही मचाने के बाद कोरोना इस साल की शुरुआत में कुछ धीमा हुआ था, लेकिन मार्च के बाद फिर से इसकी दूसरी लहर चली जिसने अपने अंदर सभी को समेट लिया। ऐसे में लगातार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन पर सवाल खड़े किए जा रहे थे। विपक्ष की कुछ पार्टियों ने उनके इस्तीफे की मांग भी की है। अब इस बीच में सुब्रमण्यम स्वामी का ये बयान सामने आ गया है। भारत में बीते कई दिनों से कोरोना के केसों की संख्या हर दिन 3 लाख से ज्यादा आ रही है। कुल केस की संख्या 2 करोड़ को पार कर चुकी है, जबकि एक्टिव केस की संख्या 35 लाख के करीब है। हर दिन मौतों का आंकड़ा भी तेजी से बढ़। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ऑक्सीजन सप्लाई में नाकाम अफसरों को जेल में डालें या अवमानना के लिए तैयार रहें, केंद्र को सुप्रीम कोर्ट की 2 टूक। जी हां दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में जारी ऑक्सीजन के संकट का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। दिल्ली हाईकोर्ट में लगातार इस मसले को सुना जा रहा है, लेकिन अब बुधवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और आज ही इस मामले पर सुनवाई की अपील की है। ऑक्सीजन संकट पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। केंद्र सरकार ने कोर्ट में बताया कि दिल्ली की मांग अधिक है, उसके मुताबिक संसाधन की जरूरत है। अदालत में जस्टिस शाह ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ये एक राष्ट्रीय आपदा है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों की मौत हुई है। केंद्र अपनी ओर से कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी शॉर्टेज है। ऐसे में अपना प्लान हमें बताइए, अवमानना के लिए तैयार रहें। सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने सवाल किया कि आपने दिल्ली को कितना ऑक्सीजन दिया है। साथ ही केंद्र ने हाईकोर्ट में ये कैसे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली को 700 एमटी ऑक्सीजन सप्लाई का आदेश नहीं दिया। केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि अप्रैल से पहले ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा नहीं थी, लेकिन अब ये अचानक बढ़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कहा कि केंद्र की जिम्मेदारी है कि आदेश का पालन करें, नाकाम अफसर जेल में डालें या फिर अवमानना के लिए तैयार रहें। लेकिन इससे दिल्ली को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, वो काम करने से ही मिलेगी। वर्चुअल कंट्रोल रूम का इस्तेमाल करे सरकार। सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार के फॉर्मूले पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि ये पूरा फॉर्मूला सिर्फ अनुमान पर है। हर राज्य में स्थिति अलग हो सकती है, हर जिले में अलग हो सकती है, राज्य अलग अलग वक्त पर पीक कर रहे हैं। ऐसे में आप सिर्फ एक ही तरह से नहीं हिसाब लगा सकते हैं। दिल्ली में इस वक्त हालात काफी खराब है। आपको हमें बताना होगा कि 3-4 मई को आपने क्या किया। केंद्र का कहना है कि उन्होंने 3 मई को 433 एमटी, 4 मई को 585 एमटी ऑक्सीजन दिया है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि केंद्र को हर सुबह, शाम और दोपहर को डाटा उपलब्ध कराना चाहिए। वर्चुअल कंट्रोल रूम का उपयोग होना चाहिए। किस अस्पताल को कितनी ऑक्सीजन मिल रही है, ये अस्पताल और लोगों सभी को पता होना चाहिए। जब 10 तारीख को फिर से मामला सुनेंगे तो राज्य सरकार की तैयारियों का जायजा लेंगे। हाईकोर्ट के नोटिस के खिलाफ दायर की थी याचिका। दिल्ली हाईकोर्ट ने बीते दिन ऑक्सीजन संकट के मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। साथ ही केंद्र के 2 अफसरों को समन भी भेजा था। अब केंद्र सरकार ने इसी पर आपत्ति जाहिर की है। केंद्र ने इस मामले पर तुरंत सुनवाई की मांग की तो चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने कहा कि जजों की कमी है, ऐसे में जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच ही इस मामले को सुनेगी। दिल्ली हाईकोर्ट में भी हो रही है सुनवाई। बुधवार को ही दिल्ली हाईकोर्ट में भी ऑक्सीजन संकट पर सुनवाई हुई, जिसमें दिल्ली सरकार ने अदालत को बताया कि बाकी दिनों के मुकाबले बीते दिन केंद्र से अधिक ऑक्सीजन मिली है। बीते दिन ही और केंद्र को नोटिस दिया था। बुधवार को केंद्र ने अदालत को बताया कि बीते दिन की सुनवाई को मीडिया में ऐसे दिखाया गया है जैसे केंद्र मुद्दे पर असंवेदनशील है। ऐसे में हमने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है। ऐसे में अब हाईकोर्ट में ऑक्सीजन संकट
संकट पर तभी सुनवाई होगी जब सर्वोच्च अदालत मामला। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जेपी नड्डा के कार्यक्रम के लिए बन रहा था स्टेज, कोलकाता पुलिस ने रातों रात तोड़ दिया। बीजेपी, जी हां दोस्तों, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आज होने वाले कार्यक्रम के लिए बनाए जा रहे स्टेज को कोलकाता पुलिस ने तोड़ दिया है। यह आरोप बीजेपी की ओर से लगाया गया है। बीजेपी कार्यकर्ता स्टेज का निर्माण राज्य बीजेपी मुख्यालय के सामने कर रहे थे। इस स्टेज का निर्माण बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यक्रम के लिए किया जा रहा था। यह कार्यक्रम आज होना है, लेकिन इससे पहले ही कोलकाता पुलिस ने स्टेज को देर रात तोड़ दिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कल पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे हैं, जहां वे चुनाव परिणाम के बाद हुई हिंसा की शिकार बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिजनों से मिले। जेपी नड्डा ने कहा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हुई व्यापक हिंसा ने उन अत्याचारों की याद दिला दी है जिसका सामना लोगों को देश के विभाजन के दौरान करना पड़ा था। नड्डा ने राज्य में पार्टी कार्यकर्ताओं को क्रूरता के विरुद्ध लोकतांत्रिक तरीके से लड़ने के लिए प्रेरित किया। पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे नड्डा ने कहा कि पूरे भारत में भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्य के उन कार्यकर्ताओं के साथ एकजुटता व्यक्त की है जो हिंसक हमलों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर संवाददाताओं से कहा, हम इस वैचारिक लड़ाई और तृणमूल कांग्रेस की गतिविधियों से लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो असहिष्णुता से भरी हुई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा, मैंने विभाजन के दौरान हुए अत्याचारों के बारे में सुना है, लेकिन मैंने चुनाव के बाद ऐसी हिंसा नहीं देखी है जो पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणाम 2 मई को घोषित होने के बाद राज्य में हो रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी का डंका, सपा समर्थित उम्मीदवारों ने बीजेपी को पीछे छोड़ा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के नतीजे आ गए हैं। देर रात जिला पंचायत सदस्य के सभी 3050 पदों के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सदस्यों के लिए हो रहे 3050 पदों पर चुनाव सभी राजनीतिक दलों ने अपने अधिकृत उम्मीदवार उतारे थे और यही पंचायत चुनाव में पार्टियों की जीत हार का पैमाना भी साबित हुआ है। किसी दल को इस चुनाव में बहुमत नहीं मिला, लेकिन अभी तक जुटाए आंकड़ों के मुताबिक समाजवादी पार्टी समर्थित उम्मीदवारों को अकेले 747 सीटों पर जीत मिली है, जबकि बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों को यूपी में 690 सीटें मिली है। बीएसपी को 381 सीटों पर जीत हासिल हुई है। कांग्रेस 76 सीटें जीतने में कामयाब रही। निर्दलीयों एवं अन्य को 1156 सीटें मिली है। हालांकि पार्टियों ने अपना चुनाव चिन्ह प्रत्याशियों को नहीं दिया और सिर्फ समर्थित उम्मीदवार उतारे। ऐसे में राज्य चुनाव आयोग ने किसी पार्टी की जीत का ऐलान नहीं किया है। ये सभी आंकड़े उम्मीदवारों और उनके अधिकृत प्रत्याशियों की लिस्ट से जुटाए गए हैं। सपा आरएलडी गठबंधन ने बीजेपी को पछाड़ा। बंगाल चुनाव में हार के बाद उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। जिलों से आई खबरों के मुताबिक समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन ने बीजेपी को पीछे छोड़ दिया है। हालांकि बहुमत किसी गठबंधन या दल को नहीं मिला, लेकिन अकेले समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को शिकस्त दे दी है। हालांकि बीजेपी ने अंतिम परिणाम आने के 24 घंटे पहले ही बहुमत तक पहुंचने का ऐलान कर दिया था। सोमवार शाम को यूपी बीजेपी के आधिकारिक ट्विटर से ट्वीट कर यह जानकारी दी गई कि बीजेपी के 918 समर्थित उम्मीदवार जीत चुके हैं और 456 उम्मीदवारों ने निर्णायक बढ़त बना रखी है। बकायदा पार्टी नेताओं ने इसे मीडिया में भी जारी किया, लेकिन जमीनी स्तर पर हकीकत कुछ और। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आप अंधे हो सकते हैं, हम नहीं। हाईकोर्ट ने केंद्र को फिर लगाई फटकार, कहा जैसे भी हो आज से दिल्ली को 700 मेमटी ऑक्सीजन। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन आपूर्ति को लेकर एक बार फिर केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है और कहा है कि हर हाल में आज से ही 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई की जाए। कोर्ट ने केंद्र से यह भी पूछा कि ऑक्सीजन की आपूर्ति पर आदेश तामील नहीं कर पाने के लिए उसके खिलाफ अवमानना कार्रवाई। हाईकोर्ट ने मौखिक टिप्पणी में कहा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, अब हम भी कह रहे हैं केंद्र जैसे भी हो हर दिन दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति करे। 30 अप्रैल को आदेश से साफ है कि उसने केंद्र को दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मुहैया कराने का निर्देश दिया है, न कि महज 490 मीट्रिक टन। कोविड-19 मरीजों के उपचार में ऑक्सीजन की कमी पर न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने केंद्र से कहा, आप शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर छुपा सकते हैं, हम ऐसा नहीं करेंगे। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की उस दलील को खारिज कर दिया कि मौजूदा चिकित्सा आलोक में दिल्ली 700 मीट्रिक टन चिकित्सकीय ऑक्सीजन की हकदार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि हम हर दिन इस खौफनाक हकीकत को देख रहे हैं कि लोगों को अस्पतालों में आईसीयू बेड नहीं मिल रहे। कम गैस आपूर्ति के कारण बेड की संख्या घटा दी गई है। केंद्र से कहा कि लगता है कि आप नहीं देख पा रहे हैं, आप अंधे हो सकते हैं, हमें दिख रहा है, हम अपनी आंख बंद नहीं कर सकते। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पूर्व आरबीआई गवर्नर का सरकार पर निशाना, बोले कोविड संकट के पीछे मोदी का कमजोर नेतृत्व। जी हां दोस्तों, लापरवाही तथा दूरदृष्टि एवं लीडरशिप का अभाव, यह 3 कारण हैं भारत में कोरोना के उफान के पीछे, ऐसा मानना है रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का। ब्लूमबर्ग टीवी को दिए साक्षात्कार में राजन कहते हैं, अगर आप सावधान होते, अगर आप चौकन्ने होते तो आपको पता होता कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर किसी
की नजर रखी होती तो उसे पता होता कि दुनिया मसलन ब्राजील में क्या हो रहा है। वह समझ जाता कि कोरोना न सिर्फ लौटता है बल्कि पहले से ज्यादा खतरनाक होकर लौटता है। इन दिनों शिकागो विश्वविद्यालय में शिक्षण के काम में लगे राजन ने कहा कि पिछले साल जब संक्रमण के मामले घटे, भारत में यह भाव पैदा हो गया कि हम बुरे दौर से बाहर आ गए हैं और यह वक्त है कोरोना से जुड़े प्रतिबंध खत्म करने का। यही लापरवाही हमको ले डूबी। राजन की नजर में देश वैक्सीनेशन में लापरवाह रहा। वे कहते हैं कि कोरोना की पहली लहर में दूसरे देशों के मुकाबले मिली आसान सफलता के कारण हम शायद यह सोच बैठे कि हम अपनी आबादी के लिए आराम से वैक्सीन बनवाते रहेंगे। शायद यह सोचा कि हमारे पास अभी टाइम है। ऐसी सोच के कारण वैक्सीनेशन प्रोग्राम धीमा हो गया। बहरहाल उन्होंने माना अब सरकार सक्रिय है और इमरजेंसी मोड में काम कर रही है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।